गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे आप। आज टेंस का 38वां दिन है। आज शुरू होने जा रहा है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में खास बात क्या है? आप पढ़ते तो आए होंगे, हाई स्कूल में होंगे, इंटर में होंगे या तैयारी कर रहे होंगे, तो ये लगता है कि सामान्य चीज है। बात सही है, बहुत कठिन थोड़े है, लेकिन कुछ खास बात जरूर है इसमें। तो नए व्यूअर हो, वीडियो क्लिक कर दिए हो, जरा सा ठहर जाना, देखना कि क्या खास बात है। देखो, स्ट्रक्चर दिया जा चुका है। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत आज अफर्मेटिव सेंटेंस आप पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इन हिंदी। कर्ता प्लस अन्य शब्द प्लस धातु प्लस ए, इस पर आपको गौर करना है। ए पर इस तरह से बहुत कम लोग क्रिया के बारे में बताते हैं। धातु प्लस ए, गा गी गे। जैसे वह आज लखनऊ जाएगा, तो जा धातु है और उसमें ए आ गया, जाएगा, जाएगी। और प्लुरल जब होगा जा तो ए हो जाएगा, इस पर अनुसार चढ़ जाएगा, ये प्लुरल हो जाएगा। जाएंगे, जाएंगे पर अनुसार नहीं लगता। अनुसार का मतलब आप जानते हैं ना, ये योटाट लगता है, ठीक है ना? तो इस पर लग जाएगा, यानी ए की मात्रा पर, जाएंगे। ठीक, तो इस तरह का सेंटेंस अगर आता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इस सेंटेंस का संबंध है सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। सर्टेनिटी का मतलब, यह हमने डिनोट्स नहीं लिखा है, मतलब व्यक्त करता है, क्योंकि जगह का अभाव है। यह स्ट्रक्चर क्या करता है? इट डिनोट्स सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम। यह फ्यूचर टाइम में होने वाले कार्य की निश्चितता को व्यक्त करता है। यही खास बात है, ठीक ना? यानी जो वाक्य होगा उससे पता चलेगा कि कार्य फ्यूचर में होगा, निश्चित होगा, वह लखनऊ जाएगा, ठीक ना? अब चलिए सेकेंड स्ट्रक्चर लीजिए। कर्ता प्लस अन्य शब्द धातु। अब इस धातु के बाद ता ती ते प्लस होगा, होगी, होंगे। देखिए अनुसार की मैं बात कर रहा था, जब बहुवचन बनता है तो यहाँ लगेगा, ठीक ना? होंगे, ना कि यहाँ लगेगा। बहुत से बच्चे यहाँ लगा देते हैं, ठीक ना? तो गलत है। अब यह स्ट्रक्चर क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अधिक संभावना। अब पॉसिबिलिटी का मतलब होता है बहुत कम संभावना। तो फ्यूचर टेंस में देखिए, हमने मॉडल में इसकी चर्चा बहुत जबरदस्त की है। मॉडल का चैप्टर देखिएगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस का जो निर्माण होता है बिना शैल और विल का तो होगा नहीं। तो शैल विल को मैंने पढ़ाया है, बहुत बढ़िया, उसको पढ़ लीजिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है अधिक संभावना। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है बहुत कम संभावना, इसलिए यहाँ पॉसिबिलिटी शब्द मैंने नहीं लिखा। तो शैल विल द्वारा जो है प्रोबेबिलिटी यानी अधिक संभावना को व्यक्त की जाती है। ठीक, बोलचाल में आप अनुमान और गेस कहते हो, सही है, ठीक ना? लेकिन वो बोलचाल की भाषा है कि गेस इन द पास्ट टाइम, उससे काम चलने वाला नहीं है, यही खास है। प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम का मतलब भूत समय की संभावना को व्यक्त करता है, यानी वक्ता जिस समय स्टेटमेंट दे रहा है। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में कोई वाक्य बोल रहा है,
चाहे जो काइंड ऑफ अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, या फ्यूचर टेंस का कोई भी काइंड हो, फ्यूचर टेंस हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस, कुछ भी हो, यानी शैल विल आया तो दो तरह के वाक्य बनते हैं, एक सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, एक प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम। कभी कभी इसमें तो नहीं आएगा, अन्य टेंस में आएगा, आगे हम बताएंगे आएगा। तो कभी कभी सर्टेनिटी अथवा प्रोबेबिलिटी यहाँ भी आ जाती है, फ्यूचर टाइम में भी आ जाती है, लेकिन इस टेंस में नहीं आएगा। अब ये प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम का मतलब, जब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो कहने के पूर्व ये कल्पना आपको करनी है कि जो बात कही जा रही है उसका समय क्या है, इसीलिए टाइम टेंस पढ़ाया जाता है, और टाइम टेंस में अंतर मैंने भी बताया है। तो टाइम क्या है, उस सेंटेंस का टाइम क्या है, तो इस सेंटेंस का टाइम है फ्यूचर और इस सेंटेंस का टाइम है पास्ट। तो फ्यूचर टाइम में यह सर्टेनिटी को व्यक्त करेगा, ठीक, और पास्ट टाइम या प्रोबेबिलिटी संभावना को व्यक्त करेगा, ठीक ना। जैसे वह कल विद्यालय जाएगा, सर्टेनिटी, यानी स्टेटमेंट देने के बाद की बात हो रही है। आज मैं बात कर रहा हूँ कल जाएगा, ठीक। मैं अब चाहे समय सूचक शब्द लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक ना। अब वह प्रतिदिन विद्यालय जाता होगा, देखिए वह कल विद्यालय जाएगा या वह विद्यालय जाएगा, वह प्रतिदिन विद्यालय जाएगा। आप उसी सेंटेंस को ले लीजिए, सेम सेंटेंस को, वह प्रतिदिन विद्यालय जाएगा, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, स्टेटमेंट देने के बाद की बात हो रही है। अब यहाँ क्या हो रहा है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता होगा। यहाँ पर वक्ता को कर्ता के बारे में पूर्ण जानकारी है, कह रहा है कि वह प्रतिदिन विद्यालय जाएगा। मेरा बेटा प्रतिदिन विद्यालय जाएगा, यह वाक्य सही होगा, लेकिन मेरा बेटा प्रतिदिन विद्यालय जाता होगा नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि वक्ता को अपने पुत्र के बारे में पूर्ण जानकारी है, तो वह इसी स्ट्रक्चर में बोलेगा, मेरा बेटा प्रतिदिन विद्यालय जाएगा, है ना खास। ऐसा आप सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस तो सुनते हो लेकिन विश्लेषण इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन नहीं जानते हो। तो मेरा बेटा प्रतिदिन विद्यालय जाएगा, इस स्ट्रक्चर में बोला जाएगा। अगर आप बोल देते हो कि मेरा बेटा प्रतिदिन विद्यालय जाता होगा, तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, जाता होगा जैसे लग रहा है मुझे मालूम ही नहीं है, गलत हो गया ना। अब यहाँ पर सब्जेक्ट पर निर्भर करेगा कि सब्जेक्ट क्या लग रहा है। मैं लगा रहा हूँ वह प्रतिदिन विद्यालय जाएगा, सही, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता होगा, प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम, या मेरा गेस है, ठीक है ना। तो गेस का मतलब, गेस तो बोलचाल में अनुमान कर सकते हो, लेकिन गेस से काम नहीं चलेगा। प्रोबेबिलिटी संभावना, हो सकता है कि जो मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ वह गलत भी हो सकता है, लेकिन यहाँ संभावना नहीं है, यहाँ सर्टेनिटी है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाएगा, यह गलत नहीं होगा, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता होगा सही भी हो सकता है मेरी बात, और गलत भी हो सकता है। तो खास बात हो गई, ओके। यही मैंने कहा कि देखो कहने के लिए तो बहुत सरल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें खास बात है। अब चलो, दोनों ही स्ट्रक्चर के लिए हमने यहाँ एक ही दिया है, क्या, इंग्लिश सब्जेक्ट, चाहे यह करता यहाँ का करता हो चाहे यहाँ का करता हो, उसके लिए हम सब्जेक्ट यहाँ लिख देंगे। अब शैल आर्टिकल विल का प्रयोग हम करते हैं, बिना शैल विल का फ्यूचर टेंस का निर्माण होता ही नहीं है। चलिए कर दिया। यह शैल आर्टिकल विल किसका है, काम करेगा हेल्पिंग वर्ब का। कौन सा हेल्पिंग वर्ब है भैया, मॉडल ऑक्सिलरी। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। तो इसको मैं वर्ब के चैप्टर में, यानी वर्ब के चैप्टर में, देखो मैं सही प्रोनाउंसिएशन लेता हूँ तो शुरू में अब तो नहीं कमेंट आता है,
उसका तरह से प्रोनाउंसिएशन नहीं क्लियर होता। अरे भैया वर्ब बोल रहा हूँ, वर्ब आर साइलेंट ब्रिटिश इंग्लिश में, ठीक ना, वर्ब नहीं वर्ब, जैसे फार्म नहीं फार्म ब्रिटिश इंग्लिश। तो वर्ब के चैप्टर में मैंने पढ़ाया है क्या जी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक में अंतर मैं बता दिया हूँ। तो यहाँ पर सैड ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त हो रहा है जो मॉडल ऑक्सिलरीज है। अब प्लस यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा। अब सवाल ये उठता होगा क्रिया कौन होगा, तो जो फर्स्ट फॉर्म होगा वही मेन वर्ब होगा। देखा, मेन वर्ब मुख्य क्रिया, और मेन वर्ब के स्थान पर रिएक्शन वर्ब आएगा। एक्शन वर्ब आप पढ़ चुके हो, ठीक ना, तो ऑलरेडी प्ले लिस्ट है वर्ब की, उसमें एक्शन वर्ब क्या होता है उसको आप पढ़ लीजिए। देखिए सीक्वेंस में तो आपको पढ़ना पड़ेगा हर चीज़ को एक ही वीडियो में आप चाहते हो, तो मैं उस तरह का टीचर नहीं हूँ और न ही उस तरह का मेरा कोई प्रोजेक्ट है, ठीक ना। और इस तरह का पढ़ाने वाला वीडियो मेकर हम टीचर नहीं कहते हैं, वो आगे जाकर फेल होगा, निश्चित फेल होगा, क्योंकि मैं काम जो कर रहा हूँ ना, बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ मैं, पूरा इंग्लिश ग्रामर में सिस्टमेटिक तरीके से दे रहा हूँ। आने वाले दिन में, आज तो नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है, लेकिन आने वाले दिन में हो सकता है आज नहीं समझ में आ रहा है, कंपटीशन से आप एज रिटायर्ड हो जाओगे तो अपने परिवार वालों को तो बताओगे, ठीक ना। तो आने वाले दिन में पूरा कंप्लीट कोर्स आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिलेगा। इस तरह का अगर यूट्यूब चैनल पर खोजोगे इंग्लिश ग्रामर, तो मुझे नहीं लगता है, मेरी जानकारी में इस तरह का कोई नहीं पढ़ा रहा है अब तक, न तो पढ़ा रहा है न पढ़ाया है। हाँ पढ़ा सकता है, ये नहीं कह सकता हूँ कि नहीं पढ़ा सकता है, ठीक ना। तो बहुत देर हो चुकी रहेगी, लेकिन अब तक कोई नहीं पढ़ाया है, बस उल्टा पुल्टा जो मन में आया टॉपिक बना दिया, तो सब वीडियो मेकर है, ठीक ना, टीचर नहीं है। और आपको सिस्टमेटिक कोर्स नहीं मिलेगा, क्रमबद्ध तरीके से कोर्स नहीं मिलेगा। तो क्रमबद्ध तरीके से कोर्स मैं दे रहा हूँ, इस बात को आपको समझना होगा, है। फिर मेरी जो पढ़ाने की स्टाइल है अगर आपको समझ में आती है, भाषा शैली समझ में आती है, तो आप चैनल पकड़ लीजिए, देर मत करिए और खूब मेहनत से पढ़िए, इंग्लिश अवश्य आएगी आपको, बस यही सजेस्ट करना है। तो चलते हैं मेन वर्ब के स्थान पर एक्शन वर्ब, अर्थात ट्रांसिटिव वर्ब अथवा इंट्रांसिटिव वर्ब। एक्शन वर्ब के स्थान पर किसका प्रयोग होता है, ट्रांसिटिव वर्ब अथवा इंट्रांसिटिव वर्ब। यहाँ पर लिंकिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो सकता है, टू बी का नहीं हो सकता है, टू हैव का नहीं। हाँ, टू हैव भी एक्शन वर्ब का कार्य करती है, जब हैव का मतलब होता है रखना, तो जब रखना अर्थ होगा तब उसका प्रयोग आप यहाँ कर सकते हो। लेकिन हैव का अर्थ अगर के पास होना होता है तो उसका प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, नहीं तो अन्यथा क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर इंडिफिनिट से फ्यूचर टेंस बन जाएगा, फ्यूचर टेंस बन जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ अदर वर्ड्स है, और यह सेंटेंस ऑर्डिनरी सेंटेंस होते हैं। जिस तरह से मैंने पढ़ाया है प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में सारे सेंटेंस क्या है, ऑर्डिनरी होते हैं। पूरे टेंस में जनरली ऑर्डिनरी सेंटेंस पढ़ाए जाते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट में मैं 5वें नंबर पर इम्पैटिक सेंटेंस पढ़ा दिया हूँ, इसी तरह पास्ट इंडिफिनिट में पढ़ा दिया हूँ। तो 2 जगह यहाँ पर इम्पैटिक सेंटेंस बनते हैं, और फ्यूचर टेंस का जो 5 काइंड है, ठीक ना भैया। एक दिन मैं गलती से 6 बोल दिया था, 6 नहीं होगा, 5 और 2 7 होगा, ठीक ना। तो 7 टेंसेस में यानी कौन, फ्यूचर टेंस का जो 5 काइंड है इसमें इम्पैटिक बनेंगे, ठीक। और 2 जगह और प्रेजेंट इंडिफिनिट तथा पास्ट इंडिफिनिट, कुल मिलाकर 5 7 टेंसेस ऐसे हैं जहाँ एम्फैटिक सेंटेंस का निर्माण होता है, बाकी किसी टेंस में नहीं होता है। हर जगह ऑर्डिनरी सेंटेंस आते हैं, यानी इन दूसरी जगह कहीं भी आप अवश्य या ज़रूर शब्द का प्रयोग आप नहीं करोगे, ठीक है ना। तो यह ऑर्डिनरी सेंटेंस होगा, इसमें भी मैं एम्फैटिक वाला पढ़ाऊंगा लास्ट में, ठीक है। वैसे तो क्रिया टू बी पढ़ाते समय मैं चर्चा किया हूँ, मैं वहाँ अलग से नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन यहाँ अलग से पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने ऑर्डिनरी सेंटेंस लिख दिया। अब सवाल उठता है कि शैल का प्रयोग कहाँ करोगे।
तो अगर सेंटेंस ऑर्डिनरी है, ठीक ना, इसे इसमें अवश्य और जरूर शब्द नहीं है, अथवा बिना अवश्य जरूर का भी इम्पेरेटिव बन जाता है, जैसे कमांड सेंटेंस हो, ठीक ना, और वार्निंग का बोध हो, थ्रेट का बोध हो, प्रॉमिस का बोध हो, ठीक ना, तो वह इम्पेरेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया जाएगा ऑर्डिनरी सेंटेंस दिया जाएगा। तो ऑर्डिनरी सेंटेंस में जनरली क्या होता है, आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, ठीक, तथा शेष सभी कर्ता। अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दिया हूँ ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। देखिए, तो ऑल का ए ले लिया, एब्रिविएशन कर दिया, अनुसार फॉर्म बना दिया, और रिमेनिंग का आर ले लिया, यहाँ देखिए ए आर, और इसका एस ले लिया, और यहाँ प्लूरल है, इस एस को यहाँ जोड़ दिया। ये कोड मैं आपको दे दे रहा हूँ ARS। तो ARS का मतलब होगा ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट्स। तो आई बी को छोड़ दोगे तो ऑल रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करोगे, विल का प्रयोग करोगे। बस खास बात रही नहीं रही, इसमें हम सेंटेंस लेते हैं। अब देखिए एक खास बात और, इस सेंटेंस में खूब बढ़िया समझ लीजिए अफर्मेटिव में। तो अफर्मेटिव में समझ लेंगे तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं है। थोड़ा सा एक कुत्ता भौंक रहा है, आप लोग उसको मैनेज कर लेना भैया, है, मोहल्ले की बात है। गांव से भी बदतर हो गया है यहाँ सिटी में, समझिए, बेमतलब का लोग कुत्ता पालते रहते हैं। इंसान अगर चला गया, भिखारी सामने आ गया तो रुपया 2 रुपया नहीं देंगे उसको खाने के लिए, अब कुत्ता पालेंगे, ठीक ना, बेमतलब का, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है शहर में, शौक है लोगों का, शौक है। तो अब चलते हैं, अब हम सेंटेंस देते हैं। हाँ, एक खास बात और बताने जा रहे थे, इस स्ट्रक्चर में सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, आई और वी का यहाँ पर हम कुछ लिखे नहीं है, इसका मतलब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग इसके लिए भी हो जाएगा और इसके लिए भी हो जाएगा, लेकिन इसमें है शैल। शैल खास बात है, यानी आई भी खास बात है, आई या वी। आई वी का प्रयोग इस सेकेंड स्ट्रक्चर में कभी नहीं हो सकता है, यानी वक्ता कौन है, फर्स्ट पर्सन है, मैं ही वक्ता हूँ, तो मैं ही खुद के बारे में प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम की बात मैं नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैं अपना काम भली भांति करूँगा, मैं अपना काम भली भांति, देखिए अब यहाँ पर करना से है तो इसमें करूँगा, अब यहाँ भी आ जाएगा तो कुछ अपवाद तो लेकर चलना पड़ेगा, जनरली ये आता है, ठीक ना, करूँगा, ठीक है। तो ये सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम हो गया, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं अपना काम भली भांति करता हूँगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक ना, करता हूँगा, इसीलिए यहाँ पर देखिए होगा, होगी, होंगे तो मैं दिया हूँ, लेकिन हूँगा नहीं दिया हूँ। एक चीज और आ सकता है, यहाँ होगे भी आ सकता है, लेकिन 3 को मैं लेकर चल रहा हूँ, होगा, होगी, होंगे, होगे भी होगा, होगे तुम के लिए वो भी आ सकता है, लेकिन 3 ही लेकर चलिए आप, ठीक ना। अब चलो, तो मैं अपना काम भली भांति करता हूँगा, यानी प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम आपने बोल दिया तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। तो हम सेंटेंस शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए,
प्रतिदिन अध्ययन करूंगा, ठीक ना, इस स्ट्रक्चर में जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं के साथ धात करना जी, अध्ययन करना, ठीक ना, तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई होता है, इसको आप मैनेज करिएगा। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट में वाक्य है और सही है हिंदी का, ओके। अब ये देखिए, अब स्ट्रक्चर सेकंड में मैंने इसको लेकर मैं चला गया, तो स्ट्रक्चर सेकंड में यह गलत हो गया। तो वक्ता मैं ही हूँ, यहाँ पर क्या है, मैं प्रतिदिन अध्ययन करूँगा, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम, करेक्ट है सेंटेंस। और मैं प्रतिदिन अध्ययन करता हूँगा, अपने बारे में मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी सेकेंड में लेकर चला गया तो सेंटेंस गलत गया। तो इसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता है। कुछ लोग पढ़ाते हैं, हवा में पढ़ा देते हैं, और वीडियो मेकर की कमी तो है नहीं, यूट्यूब पर आप देख ही रहे हो, आप समझ नहीं पाते हो। आप इतने नादान हो, बच्चे हो कि व्यूअर देखते हो और सब्सक्राइबर्स देखते हो, तर से तुम भी सब्सक्राइब कर देते हो। मुझे हंसी आ रही है, हमारा स्टूडेंट कमेंट किया था कि सर आप इतना पढ़ाते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन आपके पास सब्सक्राइबर्स नहीं है, बड़ी हैरानी होती है। तो फ़ोन किया था, कमेंट नहीं किया तो फ़ोन किया था, मैंने जवाब दिया कि ये इंडिया है भेड़ों बकरियों का देश, भेड़ों बकरियों का देश है, भेड़ बकरी की यहाँ वैल्यू है, बुद्धिमान व्यक्ति की वैल्यू नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप समझ नहीं पाते हो, आप पिछलग्गू हो, भेड़ बकरी की तरह। जैसे एक भेड़ आगे आगे चल रही है, पीछे पीछे सब, आगे वाले कुएं में गिरेगी तो पीछे वाले भी कुएं में गिर जाएगी। तो आप सब्सक्राइबर्स की संख्या देख करके एक दिन हमारे भी सब्सक्राइबर्स होंगे, हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होंगे, बढ़ेंगे आने वाले दिन में। लेकिन सवाल है कि एक वीडियो मैंने बनाया था मोटिवेशनल क्लास पर, आप देख लेना, 3 वीडियो बनाया हूँ, प्लेलिस्ट में जाना, कितनी बढ़िया चीज़ मैंने समझाया, उसको थोड़ा देख लेना आप लोग, ठीक ना। चलते हैं, तो ये सर, अब इसका ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। मैं प्रतिदिन अध्ययन करूँगा, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा क्या जी, आई शैल स्टडी। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि प्रतिदिन के लिए हम एवरीडे लगाएंगे, डेली लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो क्रिया के बाद एवरीडे नहीं लगेगा, एवरीडे का प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट अथवा कंप्लीमेंट के बाद होता है, और डेली का प्रयोग या तो क्रिया के तुरंत बाद या पहले होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर बाद में होगा, सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाता है, तो डेली का प्रयोग करना है। तो पहली बात, एवरी डे का स्थान वो ले सकता है, एवरी डे, जहाँ पर एवरी डे लगाते हो, जैसे ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के बाद आप एवरी डे लगाते हो, उसके स्थान पर डेली लगा सकते हो, लेकिन मेन वर्ब के पहले लगाओगे, यहाँ लगाओगे, ठीक ना, यहाँ नहीं लगाओगे। लेकिन सेंटेंस छोटा है और वर्ब पर ही एंड हो रहा है, तो यहाँ पर आप एवरी डे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ना तो ऑब्जेक्ट है ना कंप्लीमेंट है। तो क्या करेंगे, यहाँ डेली का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आई शैल स्टडी, ठीक ना, डेली। तो यह सेंटेंस आपका सही हो गया, ठीक। अब सेम सेंटेंस में समझा रहा हूँ, जो खास बात मैंने कहा ना, इजी तो है लेकिन इस टेंस में बहुत खास चीजें हैं। क्या खास है, ये टाइम लेकर के आपको चलना है, टाइम समझ गए आप, मैच करा लीजिए, हर जगह लिखा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर
सेम सेंटेंस देखिए, सेम सेंटेंस में थोड़ा सा आप बता लीजिए, हम मॉडिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों जगह वह लिख देते हैं। ये देखिए, जैसे हम वह लिख देंगे, वह लिख दिया, फिर यहाँ भी वह लिख दिया, वह प्रतिदिन अध्ययन करेगा, ठीक, और यहाँ करता होगा, ये देख रहे हैं ना। तो अब यह सेंटेंस सही हो गया क्योंकि ये थर्ड पर्सन के लिए हमने बना दिया। तो करेगा पहले स्ट्रक्चर में देखिए, करेगा अध्ययन करना, तो करना है, फिर ए आ गया, उसके बाद गा आ गया कि नहीं, मैं के साथ ऊ आएगा, ठीक, वो अपवाद है, नहीं तो बाकी जगह ये सेट होगा। तो अब सेंटेंस सही है। यहाँ पर आप क्या कर दोगे, ही विल कर दोगे, क्या कर दोगे, ही विल कर दोगे। तो ही, अब ये क्या हो गया, सर्टेनिटी इन द फ्यूचर टाइम हो गया। वह प्रतिदिन अध्ययन करता होगा, यह मेरा क्या है, गेस है, उसी किस रूप में है, संभावना के रूप में, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब अधिक संभावना, तो विल द्वारा अधिक संभावना को व्यक्त किया जाता है। तो अब यह सेंटेंस भी सही हो गया, यह सेंटेंस भी सही हो गया। लीजिए सेकेंड स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशन होगा सेम ट्रांसलेशन होगा। देखिए, ही ट्रांसलेशन में कोई अंतर नहीं आएगा, और यह भी सही हो गया। इसका यह मतलब हुआ, अगर इंग्लिश इसमें फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में इंग्लिश सेंटेंस दिया है, तो आपको हिंदी बनाते समय सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आई शैल स्टडी डेली दिया है, तो ट्रांसलेट इनटू हिंदी करते समय आपको ध्यान देना है कि इसमें तो होगा लेकिन इसमें नहीं होगा। लेकिन यह सेंटेंस दोनों सेम हो गए, ये देखिए सेम हो गया, यानी ही विल स्टडी डेली दिया है, तो इसका ट्रांसलेशन दो हो सकता है, यानी इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। तो ट्रांसलेशन के समय आपको यह ध्यान देना है कि अगर इंग्लिश सेंटेंस में आई और वी का प्रयोग है सब्जेक्ट के स्थान पर, शैल के साथ सेंटेंस बना है, तो आपको ट्रांसलेट इनटू हिंदी में ट्रांसलेशन करते समय एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा कि कहीं आप प्रोबेबिलिटी इन द पास्ट टाइम में तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। मैं खाना खाता हूँगा नहीं हो सकता है, मैं खाना खाऊंगा होगा, मैं रोज दूध पीऊँगा होगा, यह नहीं कि मैं रोज दूध पीता हूँगा। हम प्रतिदिन विद्यालय जाएंगे, ये सही है, हम प्रतिदिन विद्यालय जाते होंगे, ये बिल्कुल गलत है। यही खास चीज़ थी आज के क्लास में। तो इस तरह से सेंटेंस की संख्या हम बढ़ाते चले जाएंगे, तो बाकी तो प्रैक्टिस बैच में ही मिलेगा, ठीक है ना। नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है, आप परेशान हो जाते हो। बाकी कुछ नहीं है, सब्जेक्ट आप चेंज करते जाओ, ट्रांसलेशन करते जाओ, तो प्रैक्टिस का काम कहाँ चलेगा, प्रैक्टिस वाले बैच में, ठीक है ना, एक्सरसाइज वाले बैच में। तो उसकी प्लेलिस्ट में बना ही दिया हूँ। तो अगले क्लास तक के लिए क्या भैया, टाटा बाय बाय, थैंक यू।